नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मोतिहारी से खबर है, जहां एक महिला सहित 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला का पति फरार है और इस आधार पर शक की जो सुई है वो महिला के पति पर ही पुलिस की है। और ऐसे में जानकारी के मुताबिक महिला और 3 बच्चों की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। घटना मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बावरिया गांव की बताई जा रही है। इस मामले में डीएसपी रंजन कुमार समेत कई थानों की पुलिस गांव पहुंची है और मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं मौके पर सभी सबूतों को पुलिस इकट्ठा कर रही है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में बाइक चोरी की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि बाइक चोरी की घटना पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में घटना बाइक चोरी की हो चुकी है और पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी के जरिए पुलिस बाइक चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बुलेट को मास्टर की से खोल करके ये चोरी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि आरोपी ने मास्क पहना हुआ था। बाइक के मालिक ने पुलिस में पूरे मामले की लिखित शिकायत की और पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक इस परिसर में लगातार बाइक चोरी की घटना हो रही है और पुलिस इन बाइक चोरों पर लगाम लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है। लोकसभा का चुनावी रण सज चुका है और ऐसे में चाहे बात हम एनडीए की करें या फिर एनडीए अलायंस की, लगभग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट है और लगभग कह सकते हैं कि सारी जो चीजें हैं वो अब साफ हो गई है। इस बीच बिहार एनडीए अलायंस से खबर यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान किया जाएगा। तो किस पार्टी को कहां सीट मिलेगी ये सबके सामने है। आज महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर घोषणा करेगा। बिहार में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बन चुकी है जिसकी घोषणा आज की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने पर तैयार हो गया है, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीट मिली है, चतरा और पलामू। वहीं औरंगाबाद और पूर्णिया दोनों सीटें आरजेडी के खाते में चली गई है, जबकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। बिहार में एनडीए अलायंस के अंदर 26-9-5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। मतलब कि आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और एनडीए अलायंस दोनों खेमा तैयार है, लेकिन इस बीच जो सियासी बयानबाजी है वो भी चल रही है। जहां एक तरफ एनडीए का ये कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं और बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे, वहीं जो एनडीए अलायंस है वो एनडीए को तार-तार बता रहा है। इस बार मुकाबला बिल्कुल साफ है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। जीतेगा इंडिया, इंडिया गठबंधन में दम है। महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जो काम कर दिखाया श्री तेजस्वी यादव जी ने, उस काम के दम पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन को जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है ये दिख रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन परस्पर विरोधाभासी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर जाएगी वोट मांगने और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जीतन राम मांझी कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, रामायण तो एक फर्जी कहानी है। अब देखिए, कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इनका सामाजिक समीकरण ध्वस्त है। कुशवाहा के अध्यक्ष रहते कुशवाहा एक अदर टिकट के लिए तरस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की पहचान क्या थी? ब्राह्मण और बनियों की पार्टी। आज ब्राह्मण और बनिए बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए। एनडीए अलायंस में दम है जबकि महागठबंधन बेदम है। एनडीए अलायंस के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमा और हम की वोट शेयरिंग करीब 65% है। बाकी के 35% भी महागठबंधन के पास नहीं है, अपितु उसमें काफी बिखराव है। ये वोट शेयरिंग ही चुनाव के सारे नतीजे बयां कर देते हैं। एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यही है पीएम मोदी की अवधारणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार में एक तरफ महागठबंधन का कुनबा है जहां सिर्फ उटव्वल चरम पर है। राजद ने लगातार उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं।
पहले चरण के जो चुनाव हैं उनके नामांकन की तिथि भी पार हो चुकी है और अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी याचक के रूप में राजद के सामने खड़ी है। पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय भी हो जाता है और पूर्णिया सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी नहीं आती है। बड़ी दयनीय स्थिति। और दूसरी तरफ एक मजबूत गठबंधन के रूप में एनडीए है, जहां पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। लगातार उम्मीदवार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और हमने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी सेट कर लिया है। गठबंधन में सब चीज क्लियर हो गया सर। सब चीज क्लियर है सर। पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है सर। पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है। और देखिए, सीमांचल दौरे पर गए मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है और नीतीश कुमार के काम की बदौलत ही जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो नीतीश कुमार की विकास के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत सुनिश्चित करेगा। और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार परिणाम और बेहतर होगा। अशोक चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरजेडी और कांग्रेस ने छलने का काम किया है। नीतीश जी ने काम किया है, चाहे वो भाजपा के साथ रहे हो चाहे किसी गठबंधन के साथ रहे। जब से लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस जुड़ी है, इतिहास उठा के देख लीजिए, तब तक कांग्रेस हाशिए पर चली जाती रही। क्योंकि हम खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 4.5 साल, इसलिए ये बातों को हम अच्छी तरह समझते हैं और हम इसी कारण से कांग्रेस छोड़ दिए। गया से महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सरजीत ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया है जो एफिडेविट में है और उस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति की डिटेल्स जानकारी उसमें दी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि सोना चांदी के साथ बैंक खाते और जमीन का उसमें विवरण है। आरजेडी प्रत्याशी ने अपने दोनों बैंक खाते और पत्नी के 3 बैंक खातों का विवरण देते हुए 16 लाख बैंक लोन को भी दर्शाया है। साथ ही पैतृक गांव में 8.19 एकड़ में कृषि योग्य जमीन का भी विवरण दिया है। और इस बीच बड़ी खबर है, चिराग पासवान आज 3 सीटों को लेकर के ऐलान करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 2 सीटों की अगर बात करें तो 2 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। खुद हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, तो वहीं अरुण भारती ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। और इस बीच बाकी सीटों की अगर बात करें तो जातीय समीकरण का आधार चिराग पासवान ने बनाया है और इसी के आधार पर उम्मीदवारों की घोषणा आज की जानी है। समस्तीपुर में महादलित उम्मीदवार होंगे। वहीं खगड़िया की बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा को टिकट मिलेगा। खगड़िया से राजेश वर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। वैशाली में फिर से राजपूत को साधने की कोशिश चिराग पासवान ने की है और यहां से फिर से बीड़ा देवी उम्मीदवार हो सकती हैं। और समस्तीपुर सीट की बात करें, जिस महादलित उम्मीदवार की बात करें, वहां से शांभवी चौधरी के नाम की चर्चा है। तो आज इन तीनों सीटों को लेकर के तीनों प्रत्याशियों का ऐलान संभव नजर आ रहा है। बिहार के सीमांचल इलाके से काफी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है और मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसके साथ साथ मनरेगा मजदूरों से भी जब बातचीत की गई तो उनकी जो निराशा है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मनरेगा योजना के तहत इसे रोकने का भरपूर प्रयास किया जाता है। सरकार ने मजदूरों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी की थी, जिसके लिए स्थानीय मजदूर इस बढ़ोतरी के लिए सरकार का आभार तो जताते हैं, लेकिन इस मजदूरी को वो नाकाफी बताते हैं। मजदूरों ने सरकार से दैनिक मनरेगा के 400 से 500 रुपए तक करने की मांग की है। मनरेगा मजदूरों से बात की है संवाददाता सुब्रत कुमार ने। बिहार के सीमांचल के इलाके में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। मनरेगा के सहारे सरकार मजदूरों के पलायन को रोकने की भरपूर प्रयास किया है और अब मजदूरी 228 से लेकर 245 तक पहुंचा है। लेकिन इसको लेकर नए सरकार फिर आने वाले हैं और नए सरकार से मजदूरों को क्या उम्मीद है, कितना जो मनरेगा के मजदूरी बढ़ा है उससे कितना संतुष्ट और क्या उम्मीद है, जरा बात कर लेते हैं। कम से कम 500-400 होना चाहिए कम से कम, तब न महंगाई का जमाना आ गया है, इसमें थोड़ा पेट भरेगा, इसीलिए बाहर चल जाता है परदेश आदमी सब।
भाकर को। अच्छा, ये अगर मजदूरी ठीक ठाक मिलेगा तब तो यही काम करेगा। पूरा संतुष्ट नहीं है, इससे होता नहीं है सर, घर परिवार नहीं चलता है सर। हाँ, इसके लिए सर मजदूरी बढ़ना चाहिए सर, कम से कम 400 रुपया 500 रुपया होना चाहिए। हाँ, बढ़ाएंगे तो सर मजदूरी जो तो बाहर आदमी खटने के लिए नहीं जाएंगे सर, यहीं पर रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे, यहीं पर काम करेंगे। हाँ सर, बढ़ा तो है लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं है सर, उसमें घर परिवार चल नहीं पाता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले सरकार से कि कम से कम मजदूर का जो है 500 रुपया मजदूरी किया जाए। मजदूर निश्चित तौर पर जो मजदूरी बढ़ाए उसके लिए राहत तो जता रहे, लेकिन लबोलवाब में जो बातें आ रही है ये मजदूरी भी संतोषजनक नहीं है। जो महंगाई के इस दौर को देखते हुए मजदूरी में भी और बढ़ोतरी हो, ये नए सरकार से यहाँ के मजदूर उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो भी नए सरकार में आएंगे, अगर मजदूरों के इस गुहार को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर मजदूरों की तकदीर के साथ साथ इस इलाके की तस्वीर भी बदलेगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटना बीती बात हो गई, लेकिन बीती बात के साथ साथ इस समय में भी बेगूसराय के लोग इस बूथ कैप्चरिंग को जरूर याद करते हैं। और वो याद करते हैं किस तरीके से बेगूसराय में बूथ कैप्चरिंग हुई थी, बूथ को लूटा गया था, और 1957 को बेगूसराय के लोग याद करते हैं। बेगूसराय जिले के लिए ये चर्चा का विषय बना रहता है और वो है बूथ कैप्चरिंग की घटना। देश की पहली बूथ लूट की घटना 1957 में बेगूसराय में घटी थी, जिसकी चर्चा चुनाव आते ही लोगों के जहन में भर जाती है। 1957 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय के रचिहाई कचहरी टोल में बूथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लोग लोकतंत्र की हत्या करार देते हैं। अब ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिला, कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो उसको मुझे वोट गिराने से रोक सकता है। 2024 का चुनाव विकास के आधार पर होगा, बनाम विनाश के आधार पर। फिर से वही पदार्पण हो रहा है जो सीपीआई को टिकट दिया, आरजेडी जंगल राज का स्थापना करने की प्रयास कर रही है। ये असंभव है। नीतीश राज में ये सब खत्म हो चुका है और वही राम राज आएगी जो सारे लोग देख रहे हैं कि ईवीएम जब से आई है और जब से 14 से हम लोग एक साथ सरकार चलाए हैं, रामराज की स्थापना हुई है, रामराज ही रहेगा। 91 में जो बूथ लूट की घटना जो हुई थी वह काफ़ी चर्चा में रहा और देश लेवल ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं हुई। और जहाँ तक है बूथ लूट की, तो अब वो एकमात्र कल्पना, कोरी कल्पना कहा जा सकता है, अब ऐसी संभावना है ही नहीं। लोकतंत्र के महापर्व में अब बारी है मतदाताओं की जो मतदान करने वाले हैं, लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी भूमिका काफी अहम हो जाती है कि जो मतदान हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और इससे पहले ही लगातार जो चुनावी अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। और ऐसे में दरभंगा कुशेश्वर स्थान थाना और तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए एसएसपी ने छापेमारी और गिरफ्तारी तेज कर दी है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी दियारा इलाका है उस क्षेत्र में एसडीपीओ रैंक के अधिकारी के साथ स्पेशल फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है, जिससे आम मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर पाए। देखिए, अभी जो हमारा एसएसबी एक कंपनी आया हुआ वो लगातार एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ अरेस्टिंग भी जारी है। और इवन जो हमारा समस्तीपुर पड़ता है, जो बॉर्डर है समस्तीपुर और दरभंगा का, जो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है क्यूआरटी के साथ और एसएसबी के साथ हम लोग वहाँ एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्पेशल फोर्स ने ये तैयारी कर रखी है और यहां पर गिरफ्तारी और छापेमारी अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखी जा सके। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीति भी गरमाई हुई है और ऐसे में कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, किनका टिकट कटा, किनके नाम की चर्चा थी, कौन रेस में थे, जिनको जगह नहीं मिली, इसको लेकर के लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। और इसी कड़ी में लोहरदगा सीट को लेकर बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत पर दांव खेला है। बता दें कि 2009, 2014 और 2019 में सांसद सुदर्शन भगत ने जीत दर्ज कर लोहरदगा सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया था, लेकिन इस बार पार्टी ने समीर उरांव को टिकट दिया है।
सुदर्शन भगत ने भी बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करते हुए लोहरदगा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। पुनः हम जीत दोहराएंगे, लोहरदगा सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार हम चौथी पाली निश्चित रूप से यह लोहरदगा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और ऐसे में होटल और लॉज में छापेमारी अभियान चलाया गया। हालांकि यहां से कुछ आपत्तिजनक सामान तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन अवैध धंधा करने वालों में हड़कंप जरूर मच गया कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस की लगातार उन पर नजर बनी हुई है। बता दें कि बोकारो के गोमिया में विभिन्न होटल और लॉज में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी का मकसद संदिग्ध लोगों की धरपकड़ और उनकी आवाजाही पर रोक लगाना था। वहीं होटल के संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए, जिसे सोमवार तक लगाने का भरोसा संचालकों की ओर से दिया गया है। वो आगामी जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों को आने जाने पर के बारे में छापेमारी किया गया ताकि इस पर रोक लग सके, संदिग्ध व्यक्ति यहाँ नहीं आए। और भी कुछ सूचना थी जिसके चलते भी छापेमारी किया है। यहाँ गोमिया चौक के आसपास 4 लॉज हैं, राहुल किया गया। अब सभी लॉज संचालक को सीसीटीवी कैमरा लगाने का के लिए हिदायत किया गया। इन सभी ने कहा कि सोमवार तक हम लोग कैमरा लगा लेंगे। कुछ बरामदगी भी हुई है सर? नहीं। और बात करते हैं जमशेदपुर के नक्सल प्रभावित तो गुड़ाबांधा की, जहां पर एक प्लांट जो है करोड़ों की लागत से बना हुआ, लेकिन ये प्लांट आज बिल्कुल भी बेकार पड़ा हुआ है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ता है। तो वाटर फिल्टर प्लांट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 11 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 6 महीने से ये बंद पड़ा है। ऐसे में मार्च महीने से ही पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। इसकी मरम्मत के लिए 17 लाख रुपए खर्च करने की बात विभाग की ओर से कही जा रही है। वहीं प्लांट की खराब हालत से करीब 2000 से अधिक परिवार पानी के लिए भटक रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। के भालकी गांव में हम आपको दिखाते हैं आज कि पीने का पानी के लिए किस तरह लोग जो है वो परेशान है, हताश है। हम बात कर रहे हैं भालकी गांव में करीबन 11 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाए गए थे। सुनेखा नदी से पानी यहाँ पर लाकर करीबन 4 गांव पूरे पंचायत में यह पानी को सप्लाई करना था, लेकिन बीते 6 महीने से यह प्लांट पूरी तरह बेकार पड़ा हुआ है। मोटर जल जाने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हम आपको सबसे पहले इस प्लांट के परिसर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस फिल्टर प्लांट का दृश्य है। चारों तरफ यहाँ पर आप झाड़ियां देख रहे हैं। ऐसा यह प्रतीत होता है कि यह फिल्टर प्लांट किस तरह यहाँ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह के पीएचडी के जो अधिकारी हैं वे यहाँ पर नहीं आते हैं और न ही इस प्लांट के बारे में सूद लिए हैं। गर्मी का समय है, लोग परेशान हैं, पानी के लिए जद्दोजहद के लिए वे दूर दराज वे भटकते हैं, लेकिन इस प्लांट को फिर से चालू करने के लिए अब तक ऐसा कोई भी विभाग की ओर से प्रयास अब तक नहीं किया गया है। हम लोग का पूरा सारा पंचायत में पानी सप्लाई देता था, नदी से पानी उड़ रहा था, लेकिन अभी धूप का टाइम में पानी अच्छा से नहीं मिल रहा कि मोटर खराब हो गया, बिजली टूट गया, कोई पीएचडी कर्मचारी ध्यान नहीं देता है। हम लोग पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिल चुका है। तो यहाँ जो भालकी पंचायत का जितना गांव है और जितना घर है, कम से करीबन 2000 घर हो गए, पानी के लिए हाहाकार पड़ा हुआ है। और अभी तो इस सीजन में देखिए गर्मी आ चुका है, अभी तो फिर परेशान है। तो यही दिक्कत है, पीएचडी वाला भी आते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम लोग का पानी नहीं मिल रहा, उससे बहुत दिक्कत में हम लोग, क्यों अभी नहीं यहाँ चापाकल पर डेली खराब होता है, उसीलिए हम लोग मांगते हैं कि पानी अभी गर्मी दिन है, हम लोग देना चाहिए। एप्लीकेशन लिख के ऊपर लेवल तक दिया हुआ है, लेकिन क्या बताएं, ऊपर से कोई भी ऑफिसर लोग कर्मचारी लोग आते हैं देखने के लिए और हम लोग को बता दिया जाता है कि कुछ दिनों के बाद आपको समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल लोग इस इंतजार में हैं कि पीएचडी के अधिकारी इस प्लांट में आएंगे, इस फिल्टर प्लांट को देखेंगे और इस मोटर जो यहाँ पर बंद पड़ी हुई है उसे मरम्मत करके जल्दी यहाँ पर चालू करेंगे, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, गर्मी में उनकी जो प्यास है वो प्यास बुझ सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक कांड मामले में कार्रवाई हुई और एक बार फिर से एसआईटी एक्शन में नजर आई है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के पटना की बेउर थाना क्षेत्र में एसआईटी की टीम ने छापेमारी की है। पेपर लीक से जुड़ी गुप्त सूचना पर ईओयू
कि एसआईटी की छापेमारी हुई है। ईओयू की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर पर गुप्त सूचना मिली थी। और अमित हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमित, क्या खबर एसआईटी की छापेमारी को लेकर? देखिए, TRE-3 को लेकर के लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। जो एसआईटी है ईओयू की तरफ से तैयार किया गया है, डीजी की तरफ से, तो वो टीम जो है कल देर रात भी 90 फीट जो है थाना क्षेत्र में आता विभाग से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे छापेमारी की थी। और जो जानकारी मिली है ईओयू के सूत्रों से कि ईओयू ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उसी हेल्पलाइन नंबर पे इससे जुड़ा हुआ एक सूचना प्राप्त हुआ था एसआईटी को, और फिर उसी सूचना को खंगालने के लिए एसआईटी की टीम जो है वो 90 फीट पहुंची थी। हालांकि उसके हाथ बहुत खास कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हाँ कुछ लीड मिले हैं जिसके बारे में अभी हमारे सूत्र भी बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ इतना कह रहे हैं कि इस मामले में जांच चल रही है और आगे जल्द कुछ बड़ा भी खुलासा होगा। साथ ही साथ बीपीएससी से भी सवाल जो है एसआईटी ने किए हैं, और वो सवाल जो है मूल रूप से ये है कि प्रश्न पत्र जो है वो कैसे पहुंचाया गया, इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसी को थी क्या, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छुपाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था। हालांकि इसकी जानकारी पूरे तौर पे आधिकारिक तौर पे बीपीएससी जो है उनको देने के लिए कहा गया है, और 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। 1 हफ्ते में लिखित तौर पे जवाब देने को कहा गया है। पूरे कार्य में किन किन कर्मियों और पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, ये भी एक सवाल किए गए। तो कई सवाल जो है वो ईओयू के एसआईटी के द्वारा भेजे गए हैं, और इसका जवाब बीपीएससी को लिखित तौर पे 1 हफ्ते के अंदर देना है। तो कह सकते हैं कि बीपीएससी TRE-3 का जो जांच है, अनुसंधान है, वो थमा नहीं है, वो अभी भी अपने रफ्तार से चल रहा है, और जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की जो संकेत है वो हमारे सोर्स ईओयू के जो हमारे सूत्र हैं उनके तरफ से दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से खबर है, जहां सिविल कोर्ट के स्टाफ के घर पर 10 लाख रुपए की बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार पैतृक गांव होली मनाने को लेकर के पहुंचा था, और इस बीच वो गांव गए कि इधर इस चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में उनका आवास है। होली मनाने के लिए उनका पूरा परिवार पैतृक गांव चतरो देवरी गया था। जब परिवार घर लौटा तब चोरी की घटना का खुलासा हुआ। चोरों ने अलमारी तोड़कर करीब 8 लाख के गहने के साथ ही कांसा, पीतल के बर्तन, एलईडी टीवी और 15,000 कैश की चोरी कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस छानबीन में जुट गई है। पर पुलिस प्रशासन कोई तरह का पेट्रोलिंग वगैरह कभी नहीं करता है। कभी किसी का बाइक का चोरी हुआ, एक दिन घर आदमी नहीं जा सकता है। इतना बड़ा त्योहार था, एक दिन चला गया, उसी में देखिए यह घटना हुई है। पुलिस को खबर की है क्या? पुलिस को हम लोग अभी दूरभाष से सूचना दिए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे के प्रक्रिया। झारखंड मंत्रालय की विभागीय कार्यालय शनिवार को भी खुले रहेंगे। कारण है कि कई जो लंबित फाइलें हैं उनको निपटाना भी है, और ऐसे में क्लोजिंग ईयर है, और ऐसे में उस फाइलों को निपटाने के लिए लगातार जो कर्मचारी स्टाफ है वो लगे हुए हैं। सचिवालय और इससे संबंधित कार्यालय में इस दिन जरूरी फाइलों का निपटारा किया जाएगा। झारखंड मंत्रालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड मंत्रालय 30 मार्च को भी खुला रहेगा। ये निर्णय कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना के जरिए जारी कर दिया है, और सभी विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि 30 मार्च को यानी कि शनिवार को, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। चाहे वो झारखंड मंत्रालय की बात कर लें या फिर इससे संबंधित जो दूसरे विभाग हैं, जो कार्यालय हैं, उसकी बात कर लें। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर निर्णय लिया गया है, और चूँकि वित्तीय वर्ष के अंतिम घंटों में भी कई तरह के फाइलों का निपटारा करना है, इस लिहाज से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो बजट है, बजट का 80% से ज़्यादा राशि खर्च होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो अंतिम घंटे होते हैं उसमें भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, कई तरह के राशि के निकासी की प्रक्रिया होती है। इस लिहाज से चूँकि शनिवार और रविवार को झारखंड मंत्रालय या फिर हम सरकारी दफ्तर की बात कर लें तो बंद रहते हैं, लेकिन इस बार खुले रहेंगे। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि जो ज़रूरी फाइलें हैं उसका निपटारा अंतिम घंटे में भी करना है। तो इस लिहाज से जो सरकारी बाबू हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं,
वो इस बार शनिवार को अवकाश के बजाय दफ्तर में होंगे और जो ज़रूरी फाइलें हैं, जो निकासी राशि की निकासी होनी है, वो अंतिम घंटों में भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।